हेलो एंड वेलकम गाइज, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध जिसमें 37 देश शामिल थे। ये युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू होता है और 11 नवंबर 1918 तक चलता है। उसके कारणों के बारे में आज हम जानेंगे। उसका तात्कालिक कारण था सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना। ये इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी युद्ध या क्रांति या घटना के पीछे केवल तात्कालिक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे और अनेक ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण वो घटना या युद्ध होती हैं। तो उन्हीं कारणों को आज हम जानने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होने का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की हत्या होना था। ये उसका तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। किंतु ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अचानक होने वाली ये घटना नहीं थी, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि है वो 1870 से बीसी आ रही थी। तो ये आकस्मिक घटना नहीं थी, अचानक होने वाली नहीं थी। इसकी पृष्ठभूमि 1870 से 1914 ईस्वी तक साम्राज्यवादी राष्ट्रों के स्वार्थों, नीतियों तथा घटनाओं द्वारा तैयार हो चुकी थी। पिछले कई वर्षों से ऐसे अनेक कारण यूरोप में एकत्रित होते जा रहे थे, जिनकी वजह से किसी भी एक देश या वर्ग को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता। ऐसे अनेक कारण उत्पन्न हो रहे थे, जिसके कारण किसी एक देश या वर्ग को हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। विभिन्न विरोधी परिस्थितियों के मिलने से कोई भी चिंगारी प्रचंड अग्नि का रूप धारण करने की क्षमता रखती हैं, और प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ ऐसा ही हुआ। 1891 ईस्वी में बिस्मार्क ने कहा था, मैं विश्व युद्ध को देखूंगा नहीं, परंतु तुम जरूर देखोगे और उसका प्रारंभ पूर्व से होगा। 1891 ईस्वी में बिस्मार्क ने कहा था। वहीं बिस्मार्क, जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध को मैं तो नहीं देखूंगा, परंतु तुम जरूर देखोगे और उसका प्रारंभ है वो पूर्व से होगा। ये किसने कहा था? बिस्मार्क ने। तो अब हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की तरफ बढ़ते हैं और उसमें पहला कारण लेते हैं उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद ये है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1889 ईस्वी में, उसकी देन है। और उसी के परिणाम स्वरूप, उसी राष्ट्रीयता के परिणाम स्वरूप जर्मनी, और इसी राष्ट्रीयता के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जैसे जो चेक, सल्बर, पोल, चेक जातियाँ थी, वो भी हैं, वो ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र होना चाहती थी, और प्रथम विश्व युद्ध का वो भी एक कारण बनी। और 1870-71 में जर्मनी और फ्रांस का युद्ध हुआ, जिसमें जर्मनी की विजय हुई और फ्रांस को हार का मुंह देखना पड़ा। उसमें है फ्रांस के दो महत्वपूर्ण प्रदेश, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश, दो प्रदेश अल्सास और लॉरेंस हैं, वो उस पर हैं जर्मनी ने अधिकार कर लिया। किसके थे? फ्रांस के थे, उस पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया। तो अब फ्रांस है वो उन वापस प्रदेशों को प्राप्त करने के लिए कोई न कोई मौका ढूंढ रहा था युद्ध का। तो ये राष्ट्रीयता का ही परिणाम था, और अनेक देश और जो भी देश थे वो अपने सम्मान, गौरव में वृद्धि करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते थे, चाहे वो युद्ध हो या फिर सामने वाले देश को कत्ल, वहाँ के नागरिकों का कत्ल ही क्यों ना हो, इसमें ही अपना भला समझते थे उस समय के। ये उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम था। उग्र राष्ट्रवाद की भावना फ्रांसीसी क्रांति की देन थी। जर्मनी और इटली का एकीकरण इसी राष्ट्रवाद की भावना का प्रतिफल था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद की इस भावना ने उग्र रूप धारण कर लिया। प्रत्येक राष्ट्र अपने विस्तार, सम्मान तथा गौरव की वृद्धि तथा अन्य देशों को नष्ट करने को उद्यत उठे। प्रत्येक देश है वो अपने देश का विस्तार करना चाहता था, अपने देश के सम्मान और गौरव में वृद्धि करना, और दूसरे देशों को नष्ट करने चाहते थे। ये उस समय के प्रत्येक देश की ये धारणा थी। फ्रांस अल्सेस तथा लॉरेन पाना चाहता था, जो जर्मनी के पास था, उसी का था, लेकिन उसको हार मिली थी 1870-71 के युद्ध में। तब उस पर किसने? जर्मनी ने अधिकार कर लिया था और अपने अधिकार में ले लिया था अल्सेस और लॉरेंस। फ्रांस है वो अब वापस इन प्रदेशों को पाना चाहता था। तो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित ये जातियां हैं पोल, चेक, सर्ब, बल्गर। ये जातियां हैं वो ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र होना चाहती थी। पोल, चेक,
सर्ब बल्गर हैं, जातियां हैं, ये अपने राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर जो ऑस्ट्रिया था उससे स्वतंत्र होना चाहती थी। और जर्मनी का सम्राट था केसर विलियम, वो है अपने आप को विश्व सम्राट बनाने का सपना देख रहा था। केसर विलियम को विश्व राजनीति तथा विश्व साम्राज्य का सपन दिखाई दे रहा था। जो इस जर्मनी का सम्राट है केसर विलियम, उसको विश्व विजेता बनने की सपने दिखाई दे रहे थे और उसका विश्वास ये था कि जर्मनी का वैभव इसी में है कि युद्ध करो और साम्राज्य को बढ़ाओ, इसी में हमारे देश का वैभव है। तो केसर विलियम की ये धारणा थी, उसका ये विश्वास था कि जर्मनी का वैभव तो साम्राज्य विस्तार में ही निहित है। ये उसका मतलब धारणा थी किसकी? केसर विलियम की, कि किसी भी तरह से अपने जर्मनी का साम्राज्य विस्तार करना चाहिए, इसमें ही हमारा गौरव है। जबकि फ्रांस जर्मनी से प्रतिशोध लेने के लिए अवसर की तलाश में था। कभी भी प्रतिशोधात्मक युद्ध भड़कने का भय था। ऐसी स्थिति में कभी भी युद्ध भड़क सकता था। देशभक्ति की उग्र भावना जो शांति के क्या थी? विरोधी थी, शांति के विरोधी थी। वे ये मानते हैं कि समस्या का हल केवल युद्ध से ही निकल सकता है, युद्ध ही एकमात्र जरिया। चलिए, इंग्लैंड व जर्मनी के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, ये दूसरा कारण है। इंग्लैंड व जर्मनी के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। इंग्लैंड के पास बहुत सारे उपनिवेश थे, तो जर्मनी चाहता था कि उसके पास भी बहुत सारे उपनिवेश हो, जिससे वो भी अपने उत्पादन का दूसरे देशों में निवेश कर सके। और उसके जो जर्मनी के पूर्व में उपनिवेश थे, वहाँ पर जाने के लिए उसने बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन का निर्माण कर लिया। और ब्रिटिश सेना को एक और झटका तब लगा जब जर्मनी ने युद्धपोत इम्परेटर बना लिया, जो युद्ध करने का होता है, तब झटका लगा। तो इस प्रकार इन दोनों देशों में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उसके कारण भी ये प्रथम विश्व युद्ध होना संभावित था। इंग्लैंड व जर्मनी के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जर्मनी ने तीव्र आर्थिक व औद्योगिक प्रगति की और इंग्लैंड व फ्रांस को औद्योगिक उत्पादन में पीछे छोड़ दिया। किसने? जर्मनी ने। साम्राज्यवाद की दौड़ में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के मुकाबले में जर्मनी उतने ही उपनिवेश प्राप्त करना चाहता था जितने इंग्लैंड के पास थे, ताकि वह अपनी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी कर सके। कौन? जर्मनी। ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति को भी तब झटका लगा जब जर्मनी ने एक बड़ा युद्धपोत इम्परेटर बना लिया। जर्मनी ने कील नहर का निर्माण कर इंग्लैंड की तटरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया। जर्मनी ने क्या किया? कील नहर का निर्माण किया और जो इंग्लैंड की तटरेखा थी उसके लिए खतरा पैदा कर दिया। किसने? जर्मनी ने। कैसे? कील नहर का निर्माण कर। बर्लिन को बगदाद से जोड़ने वाली रेल का निर्माण भी जर्मनी ने कर लिया। तो अब इंग्लैंड इसका बदला जरूर लेगा, क्योंकि उसके पूर्व के जो उपनिवेश हैं उसके लिए खतरा पैदा कर रहा है। कौन? जर्मनी। क्योंकि इसने जो कील नहर का निर्माण किया और बर्लिन को बगदाद से जोड़ने वाली रेलवे लाइन का भी निर्माण जर्मनी ने किया। इस तरह पूर्व में जर्मनी को सेना या सामान भेजना अब आसान हो गया, जिससे ब्रिटेन के पूर्व के में उपनिवेशों को खतरा पैदा हो गया। लेकिन जो ब्रिटेन के पूर्व में उपनिवेश थे उसको है खतरा पैदा हो गया। ये थी उन दोनों देशों के बीच में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। किसके? इंग्लैंड और जर्मनी के। अब हम जानेंगे जर्मनी और फ्रांस के दोनों देशों के बीच में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। जर्मनी व फ्रांस दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को आप जानते होंगे, क्योंकि 1870-71 का युद्ध हुआ था, उसमें फ्रांस को हार मिली थी और उसी हार के कारण अल्सेस तथा लॉरेन दो प्रदेश हैं वो जर्मनी को देने पड़े। तो अब जर्मनी इसी युद्ध की तलाश में था कि किसी भी तरह से अपने दो महत्वपूर्ण और सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश हैं उसको वापस लाया जाए, चाहे वो युद्ध हो या और भी अन्य तरीके से। तो युद्ध होना संभव था। जर्मनी व फ्रांस के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। 1870-71 के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। अपने दो उपजाऊ और औद्योगिक क्षेत्र अल्सेस तथा लॉरेन जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस इस अपमान को कभी भूल न सका
इसका बदला लेने के लिए अवसर की तलाश में था। कौन? फ्रांस। फ्रांस व जर्मनी के हित भी उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को को लेकर टकराते थे और फ्रांस के भी हित उत्तरी अमेरिका में जो मोरक्को हैं उसको लेना चाहता था फ्रांस भी, और जर्मनी है वो भी चाहता था कि जो उत्तरी अमेरिका में मोरक्को प्रदेश हैं उसको अपने अधीन कर लिया जाए। तो इसलिए भी इन दोनों देशों के बीच में खाइयाँ बढ़ी। वर्ष 1946 ईस्वी में फ्रांस और ब्रिटेन ने एक गुप्त संधि कर ली और 1946 में क्या हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन, इंग्लैंड है, इसने एक संधि कर ली, गुप्त संधि कर ली फ्रांस और इंग्लैंड ने। कब? 1946 में, जिसके अनुसार फ्रांस को मोरक्को में तथा ब्रिटेन को मिस्र में मनमानी करने का छूट मिल गई। 1946 में फ्रांस व इंग्लैंड के बीच संधि हुई। उसके अनुसार जो फ्रांस है उसको मोरक्को प्रदेश में, उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को प्रदेश में, और इंग्लैंड है उसको मिस्र में अपनी मनमानी करने की छूट मिल गई। जर्मनी को इस समझौते से अलग रखने के कारण जर्मनी ने मोरक्को को फ्रांस के विरुद्ध भड़काया और इस समझौते से जर्मनी को अलग रखने के कारण जर्मनी ने जो मोरक्को था उसको फ्रांस के विरुद्ध भड़काया। युद्ध के बादल तभी सटे जब फ्रांस ने मध्य अफ्रीका में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश कांगो को जर्मनी को देना स्वीकार कर लिया। तो नेक्स्ट कारण की ओर बढ़ते हैं, वो है गुटों का निर्माण। इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई क्योंकि त्रिगुट और त्रिदेशीय नामक दो गुट बने जो आपस में विरोधी थे, एक दूसरे के विरोधी थे। त्रिदेश वाला जो गुट था वो 1882 ईस्वी में बना था, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया व इटली थे, और जो त्रिदेशीय थे उसमें इंग्लैंड, रूस और फ्रांस थे। जैसे कि इसमें त्रिगुट वाला में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली हैं। अगर इटली पर किसी फ्रांस, रूस, इन दोनों की संयुक्त सेना या फिर अकेले की सेना ने आक्रमण कर दिया तो ये तीनों मिलकर इसका सामना करेंगे और भगाएंगे। ये थी त्रिगुटीय गुटों का निर्माण का महत्व। आई होप समझ गए होंगे और डिटेल से जानते हैं। संघर्ष व टकराव ने साम्राज्यवादी शक्तियों को मित्र बनाने हेतु खोज में लगा दिया ताकि भविष्य में युद्ध में उनकी सहायता ले सके। 1882 ईस्वी में जर्मनी व ऑस्ट्रिया व इटली ने त्रिगुट की स्थापना की। यदि प्रतिद्वंदी शक्ति के साथ युद्ध हुआ तो वे आपस में सैनिक सहायता करेंगे। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस ने त्रिदेशीय संधि की 1907 में की। परस्पर विरोधी गुटों के निर्माण से यूरोप दो खेमों में बट गया क्योंकि एक तो 1882 में और एक 1907 में। 1882 में त्रिगुट की स्थापना हुई, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली, और 1907 में इंग्लैंड, रूस व फ्रांस त्रिदेशीय नामक गुट की जो स्थापना हुई। इससे हैं वो यूरोप में दो विरोधी गुट हैं उनका निर्माण हो गया। एक था त्रिदेशीय और एक था त्रिगुट, जिससे यूरोपीय राष्ट्रों में तनाव व प्रतिद्वंदिता बढ़ गई। इन देशों में हथियारों व अस्त्र शस्त्रों की होड़ लग गई। आपसी घृणा व शक ने शांति के वातावरण को भंग कर दिया। प्रत्येक गुट ने युद्ध का प्रसार किया। अब यह स्पष्ट था कि युद्ध प्रारंभ हुआ तो यूरोप ही इस युद्ध में धकेला जाएगा, पूरा यूरोप ही इस युद्ध में धकेला जाएगा, क्योंकि गुट बन गए थे, 3 उधर देश और 3 उधर देश, और भी छोटे छोटे देश इनके साथ में थे, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। 5वां कारण है सर्वस्लाव आंदोलन तथा बाल्कन राजनीति। यूरोप का पूर्वी क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में स्थित कई राज्य जैसे यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो तथा अन्य कई छोटे राज्य ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की के शासक हैं उसके अधीन थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऑटोमन साम्राज्य है वो शक्ति हुई होने लगा।
ऑस्ट्रिया तथा रूस के कई राज्यों में स्लाव रहते थे। स्लाव एक जाति है वो रहती थी जो उसकी नस्ल है रूसी है, जो मूल रूप से रूसी थी। और ऑस्ट्रिया तथा रूस के कई राज्यों में स्लाव रहते थे जो मूल रूप से रूसी जाति के थे। उन्होंने रूस के समर्थन से एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ दिया। किसने? सलावा ने रूस के समर्थन से एक राष्ट्रीय आंदोलन रूस के समर्थन में छेड़ दिया, जिसे सर्व स्लाव आंदोलन कहते हैं। सर्व स्लाव आंदोलन किसे कहते हैं? स्लावा ने रूस के समर्थन में एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा था, उसी को सर्व स्लाव आंदोलन कहा जाता है, जिसका उद्देश्य स्लाव बहुल सर्बिया राज्य को स्वतंत्र कराना था। और इसका उद्देश्य था स्लाव बहुल सर्बिया राज्य था उसको स्वतंत्र करवाना था। जो सर्बिया में बहुत सारे बहुमत हैं वो किसका था? स्लावों का था। बहुत सारी जातियां स्लावों की थी। इस आंदोलन को जहां रूस समर्थन कर रहा था वहीं ऑस्ट्रिया विरोध कर रहा था। इस जो आंदोलन हो रहा था इसका ऑस्ट्रिया तो विरोध कर रहा था और रूस समर्थन कर रहा था। किसका? स्लावों का। और बाल्कन प्रदेश आप जानते ही हैं, जिसमें आता है यूनान, रोमानिया, मोंटेनेग्रो, ये देश आते हैं। वहीं पर ये ज़्यादातर स्लाव रहते थे बाल्कन में, जो मूल रूप से रूसी जाति के हैं स्लाव। इससे रूस व ऑस्ट्रिया के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने स्लाव राज्यों बोस्निया तथा हर्जेगोविना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। किसने ले लिया? ऑस्ट्रिया ने। 1908 में ऑस्ट्रिया ने राज्यों बोस्निया तथा हर्जेगोविना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, जिससे ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। जो स्लाव राज्य थे हर्जेगोविना और बोस्निया, उस 1908 में ऑस्ट्रिया ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, जिससे सर्बिया है वो उसका प्रतिद्वंदी बन गया, ऑस्ट्रिया का प्रतिद्वंदी बन गया। तो सर्बिया के साथ अब कौन आएगा? रूस आएगा, फ्रांस आएगा, इंग्लैंड आएगा, ये सभी साथ आएंगे। और ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, ये अगर युद्ध हुआ तो। अब कूटनीतिक संधियां वही जो गुट बने वही। यूरोप में इटली और जर्मनी के एकीकरण ने ऐसे युग का सूत्रपात किया जो गुप्त संधियों का युग था। बिस्मारक को इन गुप्त संधियों का जन्मदाता कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिस्मारक ने विभिन्न राष्ट्रों को विभाजित और यूरोपीय राजनीति में गुप्त संधियों के माध्यम से अकेला रखा। बिस्मारक ने फ्रांस को पराजित करने के बाद जर्मनी की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रिया तथा इटली से गुप्त संधियों के माध्यम से त्रिगुट का निर्माण किया था। ये किसने किया था? बिस्मारक ने। फ्रांस को पराजित करने के बाद जर्मनी की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रिया तथा इटली से गुप्त संधियों के माध्यम से 1882 में त्रिगुट का निर्माण किया था। फ्रांस ने भी अपनी सुरक्षा की चिंता में रूस और इंग्लैंड से मैत्री कर ट्रिपल एतांत यानी त्रिदेशीय का गठन कर दिया। इस ट्रिपल एतांत का 1914 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा। परिणाम स्वरूप समस्त यूरोप में आपसी संदेह और मंत्रणाओं का दौर चलने लगा। निरंतर असुरक्षा और भय ने अफवाहों और युद्ध की सरगर्मियों को और बढ़ावा दिया। ये जो गुप्त संधियां होने लगी थी, जैसे 1882 में वो त्रिगुट वाला और त्रिदेशीय ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी, और इसमें थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, जिससे कभी भी युद्ध छिड़ सकता था। अब व्यापारिक तथा औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, ये भी आप जानती हैं, क्योंकि इन जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों के पास जो उत्पादन है वो बहुत संख्या में था, और उसका निवेश करने के लिए, जो व्यापार करने के लिए इन सभी देशों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती। तो ये भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। उपनिवेश स्थापित करने तथा अपने राष्ट्रों की उत्पादित वस्तुओं की खपत करने के लिए उपनिवेशों में व्यापार के प्रसार हेतु राष्ट्रों में आपसी होड़ इस युद्ध का प्रमुख कारण था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इंग्लैंड,
फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान तथा अमेरिका ने तेजी से औद्योगिक विकास आरंभ कर दिया। इन देशों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1850 के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान तथा अमेरिका इन सभी देशों ने तेजी से औद्योगिक विकास की दिशा में अग्रसर हुए। इसके साथ ही कच्चे माल की आपूर्ति तथा उत्पादित माल के लिए नवीन बाजारों की आवश्यकता हुई। बढ़ती जनसंख्या तथा सैनिक आवश्यकताओं ने भी उपनिवेश की स्थापना हेतु प्रेरित किया। इस प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक क्षेत्र इंग्लैंड और फ्रांस को प्राप्त हुआ। जर्मनी इसमें पीछे रह गया। 1890 ईस्वी के बाद उसने उपनिवेश प्राप्ति के प्रयास प्रारंभ किए, जिससे इंग्लैंड तथा फ्रांस उसके शत्रु बन गए। जो जर्मनी है वो सब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में तो जो इंग्लैंड व फ्रांस से पीछे था, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1850 के बाद 1990 तक आते आते उसने उपनिवेश प्राप्ति के प्रयास प्रारंभ किए। तो इंग्लैंड और जो फ्रांस थे वो उसके विरोधी बन गए और उसको किसी भी तरह से रोकने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। रूस तथा ऑस्ट्रिया ने बाल्कन प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। रूस और जो ऑस्ट्रिया था उसने बाल्कन प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाना है वो आरंभ कर दिया। इटली भी उपनिवेशों के लिए लालच था और इटली है वो भी उपनिवेशों को प्राप्त करना चाहता था। उपनिवेश प्राप्ति की इस स्पर्धा ने परस्पर घृणा तथा अविश्वास को बढ़ावा दिया। अब हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण कारण, वो है समाचार पत्रों की भूमिका। किसी भी क्रांति, किसी भी युद्ध या घटना, उसमें समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाचार पत्र अपने देश की विचारधारा का प्रतिनिधित्व अवश्य करते हैं और जनमत को प्रभावित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इस समय में सभी देशों के समाचार पत्रों ने उग्र राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर बहुत सी घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जिससे कि जनता में उत्तेजना बढ़ी और शांतिपूर्ण ढंग से कोई समझौता नहीं हो पाया। अन्य प्रत्येक देश के समाचार पत्र ने ऐसी खबर छापने लगे जिससे जनता में दूसरे देशों के प्रति विरोधी भावना उत्पन्न हुई और उत्तेजना बढ़ी, जिससे शांतिपूर्ण रूप से रहना कठिन हो गया। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई तो जर्मनी की जनता इंग्लैंड को अपना शत्रु समझने लगी। जो ब्रिटेन का समाचार पत्र था उसमें जो जर्मनी का राजा था उसकी जो नीतियों की आलोचना की गई तो जो जर्मनी की जनता है वो अपना शत्रु मानने लगी इंग्लैंड को। इसी प्रकार जर्मन समाचार पत्रों ने भी इंग्लैंड की जनता को उकसाया। फ्रांस और जर्मनी के संबंध भी समाचार पत्रों के कारण बिगड़े। फर्डिनेंड की हत्या के पश्चात सर्बिया और ऑस्ट्रिया के समाचार पत्रों में एक दूसरे के विरुद्ध जो कटुतापूर्ण लेख लिखे गए उसमें भी दोनों देशों की जनता में रोष उत्पन्न किया। इन समाचार पत्रों ने जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की थी सर्बिया ने, तब सर्बिया के समाचार पत्र और ऑस्ट्रिया के समाचार पत्रों ने भी जनता में रोष घोला। वो भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बने। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यूरोपीय देशों में के समाचार पत्रों ने युद्ध को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध की परिस्थितियों को तभी संभाला जा सकता था जब प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई नियंत्रण होता। थोड़ा बहुत नियंत्रण होना जरूरी है, समाचार पत्रों पर नियंत्रण होना जरूरी है। आज हम समाचार पत्र देख रहे हैं तो इन पर नियंत्रण है। अगर नियंत्रण ना होते तो ये कुछ न कुछ भी खबरें साफ अवश्य देते। वस्तुतः अनियंत्रित प्रेस भी प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण था। यह एक महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि समाचार पत्रों पर नियंत्रण नहीं था, वो कुछ भी खबरें साफ देते थे दूसरे देशों के विरोधी। और अगला है अराजकता की अंतर्राष्ट्रीय अराजकता की स्थिति। जो पूरा संसार है उसमें अराजकता की स्थिति थी। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में यानी 1901 से 10 के बीच में यूरोप में अशांति एवं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी।
शक्तिशाली देश छोटे राज्यों को बांटकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे थे। 1900 ईस्वी के पश्चात ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय तनाव बना रहा। उन घटनाओं को हम जानते हैं। रूस जापान का युद्ध हुआ था 1904-05 में, ने भी यूरोपीय राजनीति को प्रभावित किया। इस युद्ध ने भी यूरोपीय राजनीति को प्रभावित किया। रूस की पराजय के कारण उसकी दुर्बलता से लाभ उठाने के लिए जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को चुनौती दी। जर्मनी था, उसने जब रूस और फ्रांस का युद्ध हुआ जिसमें रूस है वो हार गया, रूस और जापान का युद्ध हुआ जिसमें रूस हार गया और जापान जीत गया। तब इस जो रूस की जो कमजोरी है उसका फायदा उठाने के लिए जर्मनी ने जो मोरक्को प्रदेश था उसमें फ्रांस को चुनौती दे दी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके अतिरिक्त जब रूस को सुदूर पूर्व में साम्राज्य विस्तार का अवसर नहीं मिला तो उसने बाल्कन प्रदेशों में अनुचित हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। किसने? रूस ने। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। और क्या था? 1911 में फैज विद्रोह को दबाने के लिए तथा यूरोपियन लोगों के जनजीवन की रक्षा करने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना वहां भेज दी। तो इस पर जर्मनी ने इसका विरोध किया और अपना पैंतर नामक पोत अगादियर बंदरगाह पर भेज दिया। जब 1911 में फैज विद्रोह हुआ था यूरोप में, तब उसको दबाने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना को भेजी। तो इसका जर्मनी ने विरोध किया और इसके विरोध में अपना पैंतर नामक जो युद्ध पोत था उसको अगादियर के बंदरगाह पर भेज दिया। पैंतर नामक बंदरगाह को अगादियर के बंदरगाह पर भेज दिया। किसने? जर्मनी ने। पैंतर नामक युद्ध पोत था जो युद्ध लड़ने का। इससे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया। इंग्लैंड की चेतावनी के कारण जर्मनी को झुकना पड़ा। इंग्लैंड ने जब चेतावनी दी जिससे जर्मनी को है वो झुकना पड़ा तथा फ्रांसीसी कागो का बहुत सा भाग जर्मनी को देना पड़ा। और जो फ्रांसीसी कागो था उसका बहुत सारा भाग है वो जर्मनी को देना पड़ा। और क्या घटना थी? इस घटना से इंग्लैंड और जर्मनी के संबंधों में भी और अधिक कटुता उत्पन्न हो गई। 1908-09 में ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया तथा हर्जेगोविना को अपने अधिकार साम्राज्य में मिलाने से एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। आपको पता होगा जब 1908-09 में ऑस्ट्रिया ने जब हर्जेगोविना और बोस्निया पर अधिकार कर लिया था तो ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती उभरी। रूस और ऑस्ट्रिया तथा इटली और ऑस्ट्रिया के आपसी संबंध इसी कारण बिगड़े थे। अब हम जानते हैं अगला विद्रोह। 1912-13 में के बाल्कन युद्धों ने भी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को अत्यधिक तनावपूर्ण बना दिया। इन युद्धों के कारण सैन्यवाद व सशस्त्रीकरण की दौड़ और तेज हो गई। बल्गेरिया सबसे अधिक असंतुष्ट राज्य था क्योंकि सर्बिया, यूनान आदि राज्यों ने उससे बहुत सा भूभाग छीन लिया था। और जो बल्गेरिया है वो सबसे असंतुष्ट राज्य था क्योंकि सर्बिया, यूनान जो राज्य थे उन्होंने इस बल्गेरिया का बहुत सारा भाग है वो इनसे छीन लिया था। युद्धों के महत्व के कारण ही ग्रांट और टेम्परेले ने लिखा है कि 1914 के युद्ध के लिए कोई घटना इतनी उत्तरदायी नहीं जितने बाल्कन युद्ध। ये ग्रांट और टेम्परेले ने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उस समय की अंतर्राष्ट्रीय अराजकता थी जिसके कारण भी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, रूस जापान का युद्ध 1904-05 में और फैज विद्रोह 1911 में, और जिससे और 1908-09 में जो ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया वो भी कारण बना। और 12-13 में बाल्कन युद्ध ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र जो शांति है उसको प्रभावित किया। ये सब अंतर्राष्ट्रीय अराजकता थी। और ये कोटेशन याद रखना, ग्रांट और टेम्परेले ने लिखा था कि 1914 के महायुद्ध के लिए कोई घटना इतनी उत्तरदायी नहीं जितनी कि बाल्कन युद्ध। अब हम जानते हैं 10वें और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण उसका तात्कालिक कारण क्या था। 1800 नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के जो कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंध 1908 से ही बिगड़े हुए थे।
ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंध है वो 1908 से ही बिगड़े थे, जब ऑस्ट्रिया ने हर्जेगोविना और बोस्निया पर अधिकार कर लिया था, जिसमें स्लाव बहुल थे। तब से ही इसके संबंध बिगड़े हुए थे, 1908 से ही, 8-9 से ही। 1914 ईस्वी तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। सर्बिया के कुछ उग्र राष्ट्रवादियों ने सर्व स्लाव आंदोलन के प्रभाव में आकर स्लावों की मुक्ति के लिए गुप्त संस्थाएं बनाई। इनमें से एक संस्था काला हाथ भी थी। इस संस्था ने संगठन या मृत्यु नामक दूसरी संस्था से मिलकर बोस्निया के गवर्नर पोटी योरके की हत्या की योजना बनाई। और एक संस्था थी काला हाथ नामक, उसने संगठन या मृत्यु नामक दूसरी संस्था थी, उसके साथ मिलकर जो बोस्निया का गवर्नर था पोटी योरके, स्लावों की मुक्ति के लिए जो बोस्निया का गवर्नर था पोटी योरके, उसकी हत्या करने की योजना बनाई। किंतु इसी समय उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रिया का युवराज फर्डिनेंड बोस्निया की सरकारी यात्रा पर आने वाला है। जब उन्होंने जो पोटी योरके जो बोस्निया का गवर्नर था उसकी हत्या की योजना बनाई, तभी उनको ये खबर मिली कि ऑस्ट्रिया का युवराज फर्डिनेंड जो बोस्निया की सरकारी यात्रा पर आने वाला है। तो उन्होंने युवराज की हत्या का षड्यंत्र रचा। 28 जून 1914 ईस्वी को बोस्निया के प्रमुख शहर सैराजेवो में युवराज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की षड्यंत्रकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कब? 28 जून 1914 को बोस्निया के प्रमुख शहर सैराजेवो में। कहाँ पर? बोस्निया के प्रमुख शहर सैराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की षड्यंत्रकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने यूरोप को युद्ध की ज्वाला में झोंक दिया। इस हत्याकांड की ऑस्ट्रिया में बड़ी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसने अपना राजकुमार खोया। हत्यारे सर्व होने के कारण ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कठोर दंड देने का निश्चय किया, किंतु जर्मनी के समर्थन के बिना सर्बिया युद्ध करने का खतरा नहीं उठा सकता था। सर्बिया अकेला है, वो उससे युद्ध नहीं कर सकता था। ऑस्ट्रिया है, वो अकेला सर्बिया से युद्ध नहीं कर सकता था। ऑस्ट्रिया है, वो अकेला सर्बिया से युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके समर्थन में रूस आ जाएगा, तो उसके लिए जर्मनी की आवश्यकता हुई। तो उसने जर्मनी को पत्र लिखा, तो जर्मनी ने उसे कर लिया। अतः ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस ने जर्मन सम्राट को पत्र लिखकर किया, जिससे जर्मनी ने स्वीकार करते हुए ऑस्ट्रिया को सूचित किया कि सर्बिया के संबंध में जो भी निर्णय करेगा उसका जर्मनी पूर्ण समर्थन करेगा। जर्मनी का समर्थन पाकर ऑस्ट्रिया ने 23 जुलाई 1914 को सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया। जब जर्मनी को पत्र लिखा फ्रांस के सम्राट फ्रांसिस ने, तो जर्मन सम्राट ने यह कहा कि आप जो भी सर्बिया के संबंध में निर्णय लेंगे उसमें हम आपके साथ हैं। तो इसी को देखते हुए 23 जुलाई 1914 को क्या किया, सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया। किसने? जो ऑस्ट्रिया है उसने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया, 48 घंटे का अल्टीमेटम, जिसमें उसकी शर्तों को 48 घंटे की अवधि में मानने को कहा गया। ऑस्ट्रिया ने अपनी चेतावनी पर सर्बिया पर 1909 के समझौते का उल्लंघन करने तथा ऑस्ट्रिया के विरोधी प्रसार को प्रोत्साहित तथा हत्या के बाद षड्यंत्रकारियों को यथानुचित दंड न देने का आरोप लगाया। यह आरोप लगाया सर्बिया पर किसने? ऑस्ट्रिया ने, कि उसने 1909 के समझौता का उल्लंघन किया। उसने ऑस्ट्रिया के विरोधी जो विचारधाराएं उसको प्रोत्साहित किया, और जो फर्डिनेंड की हत्या के बाद उसके जो हत्यारे थे उनको दंड नहीं दिया। ये सब उन पर आरोप लगाया। इन आरोपों के संदर्भ में सर्बिया ने अधिकांश शर्तों को स्वीकार कर लिया, परंतु 2 शर्तें जिसमें से ऑस्ट्रिया के अधिकारियों द्वारा सर्बिया में जांच पड़ताल में भाग लेने की मांग भी सम्मिलित थी, मानने से उसकी प्रभुसत्ता और सम्मान को ठेस पहुंचती थी। इन शर्तों के संबंध में एक के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय हो उसे स्वीकार करने की बात कही। यूरोप के सभी देशों ने सर्बिया के उत्तर को संतोषजनक माना, लेकिन ऑस्ट्रिया कहाँ मानने वाला। किंतु ऑस्ट्रिया इस समय तक युद्ध करने का निश्चय कर चुका था, अतः उसने सर्बिया के उत्तर को
असंतोषजनक मानकर उसे अस्वीकार कर दिया और 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 28 जून को फर्डिनेंड की हत्या हुई और जस्ट एक महीने के बाद 28 जुलाई को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। तो युद्ध का प्रारंभ हो चुका है और अगली क्लास में हम पूरे युद्ध का कैसा घटनाक्रम रहता है, उसका कैसा उत्तरदायित्व रहता है, सारी डिटेल से उस वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।